Some say you will love me one day, and I will wait, I will wait. Friends, this is the third unit of midwifery, chapter 7, fetus and placenta. So अब हम जानते हैं कि fetus और placenta के बारे में। development of fertilization ovum, इसका डेफिनेशन ये होता है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के मिलने के बाद जाइगोट का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया फर्टिलाइजेशन कहलाता है। जाइगोट के बनने के लिए समसूत्री विभाजन होता है, इसका विकास प्रारंभ हो जाता है। यह विभाजन फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के लगभग 30 घंटे बाद पूर्ण हो जाती है। इन कोशिकाओं को ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। ब्लास्टोमियर्स में आगे भी चलकर लगातार विभाजन होता रहता है, जिसके फलस्वरूप 4, 8 और 16 कोशिकीय संरचनाओं का निर्माण होता है। 4 कोश की अवस्था फर्टिलाइजेशन के लगभग 40 से 50 घंटे बाद और 16 कोशिकाएं जो होती है वो फर्टिलाइजेशन के लगभग 96 घंटे बाद बन जाती हैं। अब जानते हैं मोरूला क्या होता है। जाइगोट के विभाजन के बाद लगभग 96 घंटे के बाद बनी 16 कोश की संरचनाएं सहतूत मलबेरी के समान प्रतीत होती हैं, जिसे मोरूला कहते हैं। मोरूला की फेलोपियन ट्यूब से यूटेराइन कैविटी में प्रवेश करती है, जहां इसका इम्प्लांटेशन हो जाता है। ब्लास्टोसिस क्या होता है। मोरूला में धीरे धीरे फ्लूइड एकत्रित हो जाने के कारण इनकी संरचना में वृद्धि हो जाती है, जिसे कि ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट एक ध्रुव पर कोशिकीय ग्रुप सघन में एकत्रित हो जाता है, जिसे इनर सेल मॉस कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट के चारों तरफ पाए जाने वाली कोशिकाओं की सिंगल लेयर ट्रोकोब्लास्ट कहते हैं। इनर सेल मॉस से एम्ब्रियो और एम्नियन का निर्माण होता है, जबकि ट्रोकोब्लास्ट से प्लासेंटा और कोरियन का निर्माण होता है। अब जानते हैं जोना हैचिंग क्या होता है। तो ब्लास्टोसिस्ट के आकार में वृद्धि हो जाने के बाद जोना पैलिसीडा पर एक खिंचाव होता है, जो कि एक पतली और यह पतली हो जाती है। धीरे धीरे लेयर गायब हो जाती है, जिससे कि एम्ब्रियो स्वतंत्र हो जाता है। यह प्रक्रिया जोना हैचिंग कहलाता है। अब जानते हैं कि ट्रोकोब्लास्ट कहलाता है। ट्रोकोब्लास्ट क्या होता है। तो ब्लास्टोसिस्ट के चारों तरफ पाए जाने वाली जो सिंगल लेयर होती है ना, उसको ट्रोकोब्लास्ट कहते हैं। ये 2 लेयर में विभाजित होते हैं, एक साइनोसाइट्रोकोब्लास्ट और एक साइटोट्रोफोब्लास्ट। तो फंक्शन ऑफ ट्रोकोब्लास्ट क्या होता है कि इसकी कोशिकाएं जो है फर्टिलाइजेशन के इम्प्लांटेशन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सेकेंड होता है कि प्लासेंटा और कोरियन का ये निर्माण करता है। और थर्ड ये होता है कि प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए ये आवश्यक हार्मोन भी है। अब जानते हैं कि कोरियन क्या होता है। यह आउटर फीटल मेम्ब्रेन होता है। यह 2 एम्ब्रियोनिक लेयर ट्रोकोब्लास्ट प्रीमेटिव मेसेंकाइम द्वारा निर्मित होता है। प्रीमेटिव मेसेंकाइम कोरियन की आंतरिक लेयर होती है, मतलब इंटरनल लेयर होती है। फर्टिलाइजेशन के 90 दिन प्रकट होता है। कोरियोनिक विलाई क्या होता है। ये साइनोसाइटोब्लास्ट की निचली फिंगर लाइक प्रोजेस्टन होती है, जो कि एंडोमेट्रियम में धसी होती है। यह माता के ब्लड्स में फीटस की ओर पोषण पदार्थों का स्थानांतरण करती है। ये नींद 3 प्रकार की होती हैं। एक तो प्राइमरी कोरियोनिक विलाई होती है, एक सेकेंडरी कोरियोनिक विलाई होती है, एक टिटेरी कोरियोनिक विलाई होती है। ये 13, 16 और 21वें दिन पूर्ण हो जाता है। डेसिडुआ क्या होता है। प्रेग्नेंट वुमन का यूटेराइन एंडोमेट्रियम ही डेसिडुआ होता है। नॉन प्रेग्नेंट एंडोमेट्रियम की तुलना में ये लगभग 4 गुना मोटा होता है। डेसिडुआ का अर्थ होता है गिरना या झड़ना, क्योंकि डिलीवरी के बाद इसका अधिकांश भाग झड़ जाता है। डेसिडुआ में फर्टिलाइजेशन ओम का इम्प्लांटेशन अनफर्टिलाइज्ड ओम यूट्रस और इम्प्लांट नहीं हो पाता है। इसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन के दौरान यह बाहर निकल जाता है। अब जानते हैं डेसिडुआ को इसमें 3 लेयर्स होते हैं, जो कि स्टार्टम कॉम्पैक्ट होती है, स्टार्टम स्पॉन्जियस और तीसरा स्टार्टम बैसिलस। तो स्टार्टम कॉम्पैक्ट क्या होता है कि यह डेसिडुआ की आउटर लेयर होती है। यह फर्टिलाइजेशन ओम का इम्प्लांटेशन इसी लेयर में होता है। स्टार्टम स्पॉन्जियस क्या होता है कि यह मिडिल लेयर होती है। इसमें सेल्स, ब्लड वेसल्स, यूट्राइन ग्लैंड्स आदि भी पाई जाती हैं। और ये लेयर 2 होता है प्लेसेंटा की झिल्लियों यानी कि मेम्ब्रेन से पृथक्करण होता है। और तीसरा स्टार्टम बैसिलस, यह पतली लेयर होती है। इस भाग में बेसल पार्टीशन पाया जाता है। बच्चे के जन्म के बाद ये एंडोमेट्रियम का निर्माण होता है। इम्प्लांटेशन के बाद डेसिडुआ को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे कि डेसिडुआ बैसिलस, डेसिडुआ कार्पल्स और डेसिडुआ वेरा। डेसिडुआ बैसिलस क्या होता है कि ये इम्प्लांटेशन वाला स्थान पर होता है और इसमें ड्यूरेशन का यह मेटरनल पार्ट होता है। ये डेसिडुआ का एक मेटरनल पार्ट होता है। डेसिडुआ कार्पल्स क्या होता है कि ब्लास्टोसिस्ट को ये कवर करता है। और डेसिडुआ वेरा ये होता है कि ये एक इम्प्लांटेशन वाले स्थान पर
अलावा यूटेराइन कैविटी को भी शेष भाग में कवर करता है। अब इसका फंक्शन क्या है, तो इम्प्लांटेशन के लिए स्थान प्रदान करेगा, फर्टिलाइजेशन ओम के विकास के लिए भी वसा और ग्लाइकोजन के रूप में ये पोषक पदार्थ प्रदान करेगा, और डिसिडुआ बैसिलस प्लेसेंटा का भी मैटरनल पार्ट बनाता है। इसका गेस्टेशनल एज क्या होता है, तो गेस्टेशनल एज होता है 280 डेज का। फर्टिलाइजेशन एज या पोस्ट कॉन्सेप्शन एज जिसको बोलते हैं वो होता है 266 डेज का होता है। ओवल्यूशन स्टेज आपका 14 डेज से 2 वीक्स तक होता है। एम्ब्रियो स्टेज जो होता है 3 वीक से 8 वीक तक होता है, और जो फीटस का है 1 वीक टू डिलीवरी होता है। फीटस सर्कुलेशन के बारे में जानते हैं, तो फीटस सर्कुलेशन ये अडल्ट में पाई जाने वाली होती है, ब्लड सर्कुलेशन से अलग होती है। फीटस पहले ये होता है कि फीटस लंग्स गैसेस एक्सचेंज गैसीय आदान प्रदान करते हैं। फीटल लंग्स में केवल 1% ब्लड आपूर्ति होता है। ये थर्ड ये है कि फीटस के लिए ऑक्सीजन का स्रोत जो होता है प्लेसेंटा ही होता है। फोर्थ ये होता है कि फीटल हार्ट के राइट में सर्वाधिक ऑक्सीजन पाया जाता है और ब्लड पाया जाता है। फिफ्थ ये है कि फीटस का अम्लाइकल वेन ऑक्सीजन तथा न्यूट्रिशन युक्त ब्लड लेकर जाती है। और सिक्स ये है कि अम्लाइकल आर्टरी ब्रूड से फीटस से कम ऑक्सीजन युक्त तथा उत्सर्जित पदार्थों जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन युक्त ब्लड प्लेसेंटा तक ले जाती है। अब फीटल ब्लड सर्कुलेशन की मुख्य संरचनाओं के बारे में जानते हैं, तो फर्स्ट है अम्लाइकल वेन। इसकी संख्या 1 होती है तथा यह ऑक्सीजन ब्लड से न्यूट्रिशन और प्लेसेंटा से फीटस की ओर ले जाती है। दूसरा आपका है अम्लाइकल आर्टरीज। इनकी संख्या 2 होती है तथा यह ब्लड को भ्रूण से प्लेसेंटा की ओर ले जाता है, और इस रक्त में भ्रूण के उत्सर्जित पदार्थों पाए जाते हैं। इनमें ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो कम होती है। और तीसरा आपका फोरमेन ओवल है, तो फोरमेन ओवल के द्वारा जो ब्लड है राइट एट्रियम से सीधे लेफ्ट आर्टरी में प्रवाहित होता है। और फोर्थ है डक्टस वेनोसिस, तो डक्टस वेनोसिस से ब्लड जो है वो आपका लीवर और एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल के जरिए अंगों में बाईपास करते हुए अम्लाइकल वेन से इंफीरियर वेने कावा की ओर शटिंग हो जाता है। आपका फिफ्थ है डक्टस आपका वेनी आर्टरीसिस, तो डक्टस आर्टेरियोसिस के द्वारा ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरीज से द्वारा अरोटा की ओर शटिंग होता है। प्रोसेस ऑफ फीटल ब्लड सर्कुलेशन, तो अम्लाइकल वेन के द्वारा जो ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थों को फीटस की ओर ले जाया जाता है और स्थान से ये अपना भ्रूण से नाभि वाले स्थान में प्रवेश करती है। लीवर में जाकर अम्लाइकल जो है वो 2 शाखाओं में विभक्त हो जाता है, और एक शाखा लीवर की ओर जाती है और दूसरा पोर्टल वेन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्राप्त करती है। तीसरा ये है कि दूसरी शाखा डक्टस वेनोसिस के द्वारा इंफीरियर वेना कावा की ओर से मिल जाती है। और फोर्थ ये है कि इस प्रकार की डक्टस वेनोसिस के द्वारा जो नाभि शिरा है मतलब अम्लाइकल तो में उसमें मौजूद ऑक्सीकृत यानी कि ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, ऑक्सीकृत बोलते हैं, ब्लड से मिल जाता है। अब यहाँ से ये जो ब्लड है वो फीटस के हार्ट में राइट एट्रियम में पहुँच जाता है। इस ब्लड में अधिक मात्रा में होती है, जैसे कि आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। तो इसमें दिखा रहा है कि फिफ्थ में है कि आपका राइट एट्रियम में लगभग 75% जो होता है ब्लड वो लंग्स को बाईपास करते हुए सीधा लेफ्ट आर्ट्रियम में चला जाता है। और 6 ये है कि लेफ्ट आर्ट्रियम से पल्मोनरी वॉल भी खुलती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है। इस प्रकार जो हार्ट है वो हार्ट के लेफ्ट आर्ट्रियम से फोरमेन ओवल से होकर राइट एट्रियम में आया हुआ जो ऑक्सीजन युक्त पल्मोनरी शिराओं में के द्वारा लाए गए ऑक्सीजन युक्त रक्त में मिल जाता है। 7 ये है कि मिट्रल वॉल्व के द्वारा यह ब्लड लेफ्ट आर्टरी से लेफ्ट वेंट्रिकल तक चला जाता है, यहाँ से अरोटा में प्रवाहित हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। 8 ये है कि राइट एट्रियम में शेष 25% जो ब्लड है इसमें सुपीरियर वेना कावा द्वारा लाया गया है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में शामिल हो जाता है तथा ये ट्राइकोस्पिड वॉल्व के द्वारा ये राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। और 9 ये है कि इसका जो वेंट्रिकल्स है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में मौजूद अधिक ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड है वो अरोटा में प्रवाहित हो जाता है, जहाँ से ये शरीर के विभिन्न ऑर्गन्स और ब्लड में सप्लाई हो जाता है। जबकि जो राइट
आर्टरी वेंट्रिकल्स में मौजूद कम ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो पल्मोनरी आर्टरी से प्रवाहित हो जाता है। इसमें से अधिकांश ब्लड लंग्स को बाईपास करते हुए डॉक्टर्स और आर्टेरियोसिस तथा डिसेंडिंग अरोटा से मिल जाता है। और 10 ये है कि डिसेंडिंग अरोटा से इस मिश्रित ब्लड का कुछ जो भाग होता है वो शरीर के निचले अंगों में सप्लाई हो जाता है, जबकि शेष जो है अम्बिलिकल आर्टरी से प्लेसेंटा की तरफ चला जाता है। अब हम जानते हैं कि जन्म के बाद शिशु के सर्कुलेशन सिस्टम वाले में परिवर्तन होना। तो प्लेसेंटा के द्वारा ब्लड सप्लाई बंद हो जाने के बाद शिशु की जो सांस लेने की क्रिया होती है ना, वो रक्त परिसंचरण तंत्र के कुछ परिवर्तन होते हैं उसमें, मतलब कि उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। और इसमें ये है कि फर्स्ट है अम्बिलिकल आर्टरीज का अवरुद्ध हो जाना, मतलब कि उस अम्बिलिकल आर्टरीज जो है क्रियात्मक रूप से अवरुद्ध हो जाता है, वो जन्म से के बाद अनस्टॉपेबल हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। लेकिन इसमें संरचनात्मक रूप से जो जन्म से 2-3 महीने बाद बंद हो जाता है। इसका जो दूरस्थ भाग होता है यानी कि लेटरल अम्बिलिकल लिगामेंट में बदल जाता है, जबकि जो सुपीरियर वेसिकस आर्टरीज के रूप में ये खुला रहता है। दूसरा ये है कि अम्बिलिकल वेन का अवरुद्ध हो जाना। इसमें अम्बिलिकल वेन और अम्बिलिकल आर्टरीज के अवरुद्ध हो जाने के बाद कुछ समय बाद ही अवरुद्ध हो जाता है, और लिगामेंटरिस जो है वो लिगामेंट्स में बदल जाती है। तीसरा ये डक्टस आर्टरीज का अवरुद्ध हो जाना। कार्यात्मक रूप से ये पल्मोनरी सर्कुलेशन के स्थापित हो जाने के बाद अवरुद्ध हो जाती है, जबकि संरचनात्मक रूप से 1 से 3 महीने के बाद ये अवरुद्ध हो जाती है। डक्टस वेनोसिस का अवरुद्ध हो जाना यानी कि डक्टस वेनोसिस को भ्रूणावस्था के दौरान अम्बिलिकल वेन को इंफीरियर वेना कावा से जोड़ते हैं। जन्म के बाद ये अवरुद्ध लिगामेंट्स वेनोसिस में बदल जाता है। आपका फिफ्थ है फोरमेन ओवल का अवरुद्ध हो जाना। तो फंक्शनल रूप से ये जन्म के तुरंत बाद अवरुद्ध हो जाता है, लेकिन संरचनात्मक रूप से ये 12 महीने बाद अवरुद्ध हो जाता है यानी कि रुक जाता है, फोसा ओवलिस में बदल जाता है ये। Like, share, subscribe after watching my video. Thank you.